गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम रिचा एंड यू आर वाचिंग परचम। आज के सेशन में लेकर के आ गए हैं ऑन योर डिमांड 6 मंथ करंट अफेयर्स। हाँ जी, आप बहुत टाइम से बिल्कुल कमेंट सेक्शन आपने भर दिया है कि मैम 6 मंथ करंट अफेयर जल्दी ले आइए, जल्दी ले आइए, एग्जामिनेशन हैं। तो चलिए शुरू हो गया है ये सफर और बहुत जल्दी अब कंटिन्यूसली हम इसको करके और वाइंड अप करेंगे। आज के सेशन में हम इंटरनेशनल इंडेक्स और रैंकिंग्स को डिस्कस करेंगे। नेशनल इंडेक्स रैंकिंग का क्या हुआ वो हमने ऑलरेडी डील कर लिए हैं एंड उनका और इनका कोई रिलेशन नहीं, आप बाद में देख सकते हो। कहाँ से देख सकते हो? तो एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल के ऊपर, किस नाम से? 6 मंथ्स करंट अफेयर के नाम से, जिसमें जनवरी टू जून के सारे वीडियोस आ रखे हैं और हमने जुलाई दिसंबर के भी 2 वीडियोस कवर किए हैं। एक मिलिट्री एक्सरसाइजेस किया था और एक नेशनल इंडेक्सेस रिपोर्ट्स किया था। आप वहां से गो थ्रू कर सकते हैं। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? parchamclasses.in पे मिलेगा। .in याद रखिएगा। यहाँ से आप इंडिविजुअल पीडीएफ चाहें तो ले सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। ठीक है ना। ये कॉमन क्वेरी आपकी आती है, मैं जल्दी से एड्रेस कर दूं बिकॉज आप लोग फिर बाद में परेशान होते हैं कि मैम कितने टाइम के करंट अफेयर हमें तैयार रखने चाहिए अगर हम मार्च में या अप्रैल में एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। सो देखिए, इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि मिनिमम 1 साल तो आपको तैयार रखना ही रखना है, लेकिन आइडियल होता है अगर आप 1.5 साल तक की तैयारी रखें, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ 1.5 साल से भी उठा करके पूछी जा सकती है। ठीक है, वरना मिनिमम 1 ईयर तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब अगर ये पढ़ना है तो यानी 2022 के पूरे सीए आपके पास तैयार होने चाहिए। अब वो कैसे करो? आपकी डिमांड और नीड को देखते हुए हम लोग ने ईयर बुक लॉन्च की थी, राइट, जिसमें पूरे 2022 के करंट अफेयर्स को कैटेगरी वाइज, टॉपिक वाइज अप टू डेट आपके लिए लाया गया है। ये 23 एडिशन है, यानी जनवरी के अंदर ही पूरी इसकी एडिटिंग की गई है। सब अप टू डेट न्यूज़ है। तो ये ई फॉर्म में भी है, यानी पीडीएफ फॉर्मेट में भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और चाहे तो बुक फॉर्मेट में भी ऑर्डर कर सकते हैं जो आपके घर पे पहुंचेगी। और ये परचम की पहली पब्लिकेशन है तो इसके कंटेंट पे बहुत अच्छे से मेहनत की गई है। जो ई बुक है वो आप parchamclasses.in से भी ले सकते हो, परचम ऐप से भी ले सकते हो, और हार्ड कॉपी अगर आपको चाहिए, इफ़ यू वांट इट एट योर प्लेस, तो आप parchamstore.in पे जाके अपनी कॉपी बुक कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी शिपिंग चार्जेस सारे फ्री चल रहे हैं। नाउ रही बात कि ठीक है 2022 की तैयारी यहाँ से हो जाएगी, 23 की जो तैयारी आप लोग करते हो और अगर पीडीएफ खरीदते हो, सीधे पढ़ते हो, नोट्स लेते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर पीडीएफ की हैबिट है तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि फिर आप सब्सक्रिप्शन पे मूव करो। इंडिविजुअल पीडीएफ खरीदोगे, बार बार जाओगे वेबसाइट पे बाय करोगे, उससे अच्छा है सब्सक्रिप्शन ले लो 1 ईयर वैलिडिटी का। जो भी कुछ चैनल पे करंट अफेयर पढ़ाए जा रहे हैं सबके पीडीएफ एक जगह पे आपको मिल जाएंगे। परचम ऐप से आप ले सकते हो, पॉकेट फ्रेंडली भी है, यानी इकोनॉमिकल भी पड़ेगा, कन्वीनियंट भी पड़ेगा, राइट। एक चीज हमेशा ध्यान, मतलब अभी मैं बता दूं, ध्यान रखिएगा, 2022 का कोई भी करंट अफेयर इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, वो पीडीएफ बैंक और आपके जो भी बाकी हैं वहां से आप देख सकते हो। नाउ दिस लास्ट अनाउंसमेंट और फिर हम अपने सेशन की तरफ मूव करते हैं। एसएससी एग्जामिनेशंस आर ओवरहेड और बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि मैम एसएससी के लिए कोई कोर्स है क्या? हाँ जी, मैं हर बार बताती हूँ एसएससी का कोर्स है और परचम ऐप पे जाइए, वहाँ पे आपको पूरा जीए यानी जनरल अवेयरनेस का कोर्स मिल जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक, जीके सब कुछ एक साथ भी मिल जाएगा और इंडिविजुअल कोर्सेज भी मिल जाएंगे। साथ ही में आप चाहें तो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, इसमें अच्छी खासी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ऑफर्स ज़रूर से देख लीजिएगा, कई बच्चे सीधे एमआरपी पे बाय करते हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है। जब ऑफर्स हैं तो प्लीज़ यूटिलाइज देम। मिनिमम 10% ऑफ तो लगा ही रहता है, उसके साथ भी कई बार वीकेंड ऑफर्स, फेस्टिव ऑफर्स आते रहते हैं, अप टू 40, 50, 60% ऑफ भी हो जाते हैं। ठीक है, सो प्लीज डू चेक देम आउट। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन दे दी, अब चलते हैं हमारे सेशन की तरफ। मैं पढ़ाऊं उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, बिकॉज मुझे आपको मेंटली अलर्ट करना है ताकि एक बार एक्टिव मोड में आ जाओ, पढ़ाई के मोड में आ जाओ। फिर हम निमोनिक्स भी लगाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आज के पूरे सेशन को हम वाइंड अप करेंगे, बिकॉज समझने वाली चीज़ें भी और याद करने वाली चीज़ें भी। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, ट्राई कीजिए आंसर करने का। आता है तो कॉमेंट सेक्शन में आंसर करो, नहीं तो आज के वीडियो में आप सीखोगे ही। सेकेंड इंडियन बॉर्न वुमेन आफ्टर कल्पना चावला टू गो इन टू स्पेस। कौन सी वो महिला हैं जो कि कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई? ठीक है, इफ यू नो द आंसर राइट डाउन, अदरवाइज सीखेंगे आज। चलो पहले इंडेक्स की तरफ मूव करते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022, कौन सा इंडेक्स है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022। टॉप किसने किया है? आइसलैंड ने किया है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स क्या बताता है? देखो, जेंडर में गैप यानी मेल और फीमेल में कितना गैप है किसी भी कंट्री के अंदर, गैप यानी उनकी अपॉर्चुनिटीज़ में, उनके ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, जो भी आप उनको सहूलियतें दे रहे हो उन सब में, तो दोनों जेंडर के बीच में कितना फ़र्क किसी भी देश में देखा जाता है। और ये जो रिपोर्ट है ये WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज़ की है। इंडिया का रैंक क्या रहा? बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है ये, 135 आउट ऑफ 146 कंट्रीज़। क्या रैंक रहा? 135 आउट ऑफ 146 कंट्री। याद कैसे करें?
कंफ्यूजन यही होता है ना, इंडिया का रैंक क्या रहा। तो देखो सीधी सी बात है, फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल मेल, राइट। सो 1 3 एंड 5 फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ पोजीशन है ऑड नंबर्स, तो याद हो जाएंगे। रैंक 1 3 5 है, फीमेल फीमेल फीमेल, सो मेल फीमेल ऐसे ऑल्टरनेट लगाना है। फीमेल फर्स्ट बोलते हैं इसलिए फर्स्ट फीमेल देख लो, 1 3 5 याद हो जाएगा आउट ऑफ 146 कंट्रीज, राइट। छोटा सा हिंट है पर बहुत कारगर है, जब 4 ऑप्शंस मिलेंगे आंसर कर पाओगे, आंसर राइटिंग में भी याद आ जाएगा। तो इंडिया की रैंक थोड़ी पुअर ही रही है, 146 में से 135, 11 कंट्रीज ही आपके पीछे हैं। और अगर हम हमारी नेबरिंग कंट्रीज की बात करें, उनसे भी हम सबसे पीछे चल रहे हैं इस इंडेक्स में। बांग्लादेश 71, नेपाल 96, श्रीलंका 110, मालदीव्स 117, भूटान 126। सो सिर्फ पाकिस्तान देख लीजिए जो कि नीचे आ रहा है हमारे, बाकी तो सब ऊपर ही हैं। और कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने वर्स्ट परफॉर्म किया है, तो सबसे बॉटम पे रहा अफगानिस्तान, एंड ग्लोबली नोन है ये सिचुएशन, तो फीमेल की सिचुएशन इन अफगानिस्तान, देन पाकिस्तान, कॉन्गो, ईरान एंड चैड, ये बॉटम 5 हैं। सबसे नीचे अफगानिस्तान, देन पाकिस्तान एंड सो ऑन, राइट। तो जब भी कोई इंडेक्स पढ़ेंगे आपको यही सारी बातें पता होनी चाहिए, इंडेक्स का नाम, किसने इशू किया है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, कितने देशों में से टॉप पे कौन रहा, बॉटम पे कौन रहा, एटसेट्रा। तो जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है पता होनी चाहिए। अच्छा, टॉप पे आइसलैंड रहा, तो मेल और फीमेल के बीच की आइस ब्रेक हो रखी है यहाँ पे, तो आइसलैंड आ जाएगा, मेल और फीमेल जेंडर की आइस ब्रेक हो रखी है। तो इस तरह से पढ़ेंगे, मज़ा भी आएगा, समझते भी चलो, ऐसा नहीं है सिर्फ टेक्निक लगा के याद करनी है चीज़ें, नहीं, चीज़ें समझो भी और याद करने के लिए अलग अलग तरीके अपना लो, सीधे याद हो जाता है, सीधे कर लो। नेक्स्ट, इंडिया रैंक्स 40th इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 बाय WPO। इंडिया का रैंक क्या रहा, 40th, 40वां रैंक रहा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अब इसमें से कीवर्ड उठा लो, पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, हो जाए तो अच्छी बात है, छोटा सा नेम है, वरना कई बार बड़े नेम होते हैं। कीवर्ड उठा लो, इनोवेशन इंडेक्स की बात हो रही है, यानी हम कितना इनोवेट कर रहे हैं, कितनी नई नई चीज़ें बना रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, उनका पेटेंट करवा रहे हैं, कॉपीराइट करवा रहे हैं। बिकॉज ये जो WIPO है ना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये इन्हीं सब चीज़ों में डील करती है, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क एटसेट्रा। सो ये जो रिपोर्ट थी या इंडेक्स है, ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इनसीड एंड WIPO ने मिलकर के निकाला है, राइट। और इसमें इंडिया की जो रैंक है वो 40th है आउट ऑफ 132 कंट्रीज। सो 40th आउट ऑफ 132, गुड पोजिशन है ना, अच्छा है ना। सो अच्छी रैंक है, अच्छी रैंक्स वैसे तो सीधे याद रह जाएंगी, थोड़े ऊपर अगर हम लाई करते हैं, नहीं तो ऐसे करो, 40 की एज पे आते आते ना मिड लाइफ क्राइसिस आ जाता है। एक टर्म होती है मिड लाइफ क्राइसिस, दैट इज अब आप अपनी लाइफ का पर्पस खोज रहे होते हो कि ठीक है कमा भी लिया, ठीक है बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, एवरीथिंग इज डन, बट नाउ व्हाट एम आई हियर फॉर, क्या किस लिए आया हूँ मैं, क्यों आया हूँ। तो आपको एक तरह से क्राइसिस सिचुएशन से आप फेस करते हो, तो इस समय आपको इनोवेशन की ज़रूरत होती है अपनी लाइफ में। 40 की एज पे यू नीड टू इनोवेट समथिंग इन योर लाइफ, तो इन दोनों को आप एसोसिएट कर सकते हो, इनोवेशन और 40 को। तो इंडिया का रैंक 40th रहा आउट ऑफ 132 कंट्रीज। पिछले साल हमारी पोजीशन 46th थी, तो इंप्रूवमेंट आया। उससे भी पहले की अगर आप बात करोगे, उससे पहले हम 48 पे थे, 2015 में हम 81 रैंक पे थे, तो ग्राफ हमारा ऊपर ही जा रहा है व्हेन इट कम्स टू इनोवेशन। तो ये जो भी होते हैं ना चार्ट्स वगैरह, पिक्चर्स जो हम देते हैं, उनको रीड किया करो एक बार। अच्छा, टॉप पे कौन रहा, स्विट्जरलैंड, ये पिछले 12 बार से टॉप पे ही बना हुआ है। इनोवेशन स्विट्जरलैंड इतनी सुंदर जगह है, वहाँ जाके सबके दिमाग बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं, इनोवेशन बहुत सारी सूझती है, याद कर लो, सिंपल है। गिनी सबसे छोटा, ओके, छोटा इन द सेंस सबसे बॉटम पे। नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 21-22, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2021-22। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की जब हम बात करें तो इंसानों का विकास है ना, कौन सी कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा हो पा रहा है। अब आप डेवलपमेंट को कैसे डिफाइन करते हो, पहले ये समझो। तो 4 इंडिकेटर्स हैं जिसके बेसिस पे डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट असेस किया गया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, भाई बच्चा जब हो रहा है तो कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी उस समय हेल्थ, बच्चे की लाइफ एक्सपेक्टेंसी किस तरह की है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एजुकेशन हो गई, बर्थ पे हेल्थ हो गई या ओवरऑल हेल्थ की हमने बात कर ली, आपका मेडिकल सिस्टम यहाँ से समझ में आ जाता है, यहाँ से आपका एजुकेशन सिस्टम समझ में आ जाता है। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, देन ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम हो गई, ग्रॉस इनकम, तो कमाई हो गई, पढ़ाई हो गई, हेल्थ एस्पेक्ट्स हो गए, इन सबको देख करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को डिफाइन किया जाता है। अच्छा, अगर आप UPSC यानी कि IAS की तैयारी कर रहे हो, पर्टिकुलरली CSE या मेंस देते हो, तो आपको इन इंडेक्सेस को और डेप्थ में जाकर के पढ़ना पड़ेगा, स्पेशली इंडिकेटर्स को।
ओके तो यहाँ इतने से आपकी कहानी खत्म नहीं होगी, बिकॉज वहाँ आपको प्रीलिम्स में या मेंस में इन एरियाज से उठा करके काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप वनडे एग्जामिनेशन दे रहे हो दिस मच इज सफिशिएंट फॉर यू, उससे ज़्यादा आपको कूदने की ज़रूरत नहीं है। चलिए सो ये रिपोर्ट जो है कौन देता है, UNDP, ध्यान रखिएगा इशूइंग बॉडी इज इंपॉर्टेंट। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट है। इंडिया का रैंक रहा 132 अमंग 191 कंट्रीज, और एक स्पॉट हम पिछले बार से नीचे आ गए हैं 132। ठीक है, अब कैसे याद रखोगे 132? नॉर्मली क्या होता है 1 2 3 होता है ना, हमारा रैंक है 132, यहाँ लोचा हो गया 23 की जगह 32। हमने बोला अरे ढंग से डेवलपमेंट किया होता ना, ढंग से पढ़ाई वढ़ाई की होती, ये स्कूलिंग की होती तो 132 नहीं लिखते 123 लिखते। अब नहीं हुआ ना तुम्हारा ह्यूमन डेवलपमेंट, तुम 132 लिख रहे हो, तो 132 याद रह जाएगा। एक बार वो सीन देख लो, आप किसी को लेक्चर दे रहे हो, अरे क्या पढ़ते हो 132 नहीं होता है भाई, क्या डेवलपमेंट हुआ है तुम्हारा, बस 132 याद रह जाएगा आउट ऑफ 191 कंट्रीज। टॉप पे स्विट्जरलैंड, ह्यूमन डेवलपमेंट में भी, इनोवेशन में भी। देखो जब भी कोई नया इंडेक्स पढ़ो, पुराना वाला अगर सेम टॉपर आ रहा है ना, रिवाइज कर लो हाथों हाथ, अच्छा डेवलपमेंट में भी स्विट्जरलैंड है, इनोवेशन में भी स्विट्जरलैंड है, वेरी गुड। बॉटम पे कौन रहा, साउथ सुडान। साउथ सुडान नाम में उड़ान जैसा है लेकिन उड़ान नहीं हो रही है, साउथ में ही जा रहे हो, साउथ सुडान ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके नेबर्स देख लेते हैं थोड़े। सो श्रीलंका 73, हम 132 हैं, हम बहुत नीचे हैं ना। चाइना 79, भूटान 127, बांग्लादेश 129, ये सब हमारे ऊपर हैं। हमसे नीचे हमारे नेबर्स कौन से हैं, एक तो म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, ये हमसे नीचे रैंक पे हैं, तो थोड़ा सा कंपैरेटिव आइडिया लग जाता है। देन इंडिया रैंक्स 8th इन 2023 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। यहाँ हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कंपेयर टू अदर इंडेसेस। सो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में या क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 8वें स्थान पे है, 8th रैंक पे है। सो 8 से आप क्या बना सकते हो, 8 से एक इंसान बना सकते हो, बोले वाह बहुत अच्छा क्लाइमेट है, वेरी नाइस। सो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में हमने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। नहीं तो एक सी ऐसे बना लो, एक सी ऐसे बना लो, उससे 8 बन जाएगा। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 8th रैंक। ठीक है, छोटा सा कार्यक्रम करना होता है और रैंक दिमाग में छप जाएगी। सो ये रैंक हमारा कितने कंट्रीज में से, 63 कंट्रीज में से है। और अगर हम G20 कंट्रीज की बात करें ना, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, तो सिर्फ G20 कंट्रीज में से इंडिया अकेला है जो कि टॉप 10 रैंक्स में आ रहा है। यानी हम क्लाइमेट चेंज को लेकर के काफ़ी ऑलरेडी सजग हो चुके हैं, काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स इंडिया में स्टार्ट हो चुके हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ काफ़ी सारे इनिशिएटिव स्टार्ट हो रखे हैं हमारे, राइट। एंड पिछले साल की अगर हम पिछले इंडेक्स की बात करें, हमारा रैंक 10 था, इंप्रूवमेंट आ गया है। अब 4 एरियाज हैं जहां पे असेसमेंट किया गया। ग्रीन हाउस गैस एमिशन कितने हो रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी आप कितनी प्रोड्यूस कर रहे हो या यूज कर रहे हो, एनर्जी का यूज किस हिसाब का है, और आपकी क्लाइमेट पॉलिसी क्या कहती है, राइट। ओवरऑल स्टैंडिंग की अगर हम बात करें तो देखो टॉप 3 में कोई भी नहीं आया, यानी एकदम परफेक्ट स्कोर जो होता है ना, तो टॉप 3 पोजीशंस जो थी वो रह गई वेकेंट, यानी अभी कोई भी इतना अच्छा तो नहीं कर रहा कि टॉप 3 स्कोर के बराबर हो। 4th पोजीशन पे परसेंटाइल होता है ना, कि आपने 100% स्कोर नहीं किया, लेकिन जितने भी लोगों ने परफॉर्मेंस की है या अपीयर किए एग्जाम में, उनमें सबसे बेस्ट कौन रहा, उसको परसेंटाइल दे दिया जाता है, 100 परसेंटाइल। तो यहाँ मैक्सिमम परसेंटाइल अगर हम बोले डेनमार्क की है, टॉप 3 पे नहीं आया लेकिन 4th है, लेकिन सारे देशों में सबसे ऊपर है। कौन है, डेनमार्क, और उसके बाद स्वीडन एंड चिली। डेनमार्क, राइट। तो इन्होंने डेन बना ली, डेन पे मार्क ही कर दिया कि भाई हम बाहर परफॉर्म अपना क्लाइमेट को अच्छा रखेंगे, दिस इज डेन ना, हमने हमारा बबल बना लिया। डेनमार्क सीधे याद रह भी जाएगा, ऊपर स्कैंडिनेविया की साइड में आपको डेनमार्क दिख जाता है, ठीक है, तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के आसपास दिख जाएगा और याद हो जाएगा। CCPI यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जॉइंटली रिलीज बाय जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। अब ये हर साल रिलीज किया जाता है UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के दौरान, जो कि 2005 से ऑर्गेनाइज हो मतलब रिलीज किया जा रहा है। ठीक है, अभी तक के सारे रैंक्स समझ में आ गए। 8th रैंक CCPI में हो गया। इनोवेशन के अंदर, इनोवेशन 40 की एज पे होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट 132 हो गया। उससे पहले हमने क्या किया था, उससे पहले कुछ तो भी याद किया था, क्या किया था, हाँ 135 जेंडर गैप, है ना। चलिए, इंडिया स्टैंड्स 4th इन ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स, यानी कि ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पर है। ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स यानी आपने क्रिप्टो को करेंसी के तौर पे कितना अडॉप्ट किया है, नहीं किया है। सो उसमें हम 4th रैंक पे हैं। हमसे पहले 3 देश कौन से आ जाते हैं, पहले वियतनाम, फिलीपींस और यूक्रेन। और ये 2022 का इंडेक्स है, यानी 2022 की स्टडी के बेसिस पे ये परफॉर्मेंस सामने लाई गई है। चेन एनालिसिस
ब्लॉकचेन एनालिसिस प्लेटफॉर्म है, इसने ये सामने रखा है और हम 2 स्पॉट्स डाउन हो गए हैं पिछले साल के मुकाबले। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, छोटी सी बात इसमें समझनी है। जो इंपॉर्टेंट इंडिसेस हैं उनको और डेप्थ में पढ़ना है, जो नहीं है उतना ही पढ़ना है। इंडिया क्लाइम 6 प्लेसेस इन CRI इंडेक्स 2022। CRI सूचकांक में 2022 में भारत 6 स्थान ऊपर चढ़ा। CRI क्या है? कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग, ये कस्टमर रिलेशनशिप जैसा कुछ नहीं है CRI, है ना। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, किस में इनइक्वालिटी? जो सोसाइटी के अलग अलग क्लासेस होते हैं ना, अमीर गरीब, इनके बीच में इनइक्वालिटी को कम करने में हमारा देश या कोई भी देश कितना सफल रहा है उसके बेसिस पे इंडेक्स जज करता है। और हमारा 6 प्लेसेस ऊपर मूव किया है। तो अब रैंक कहाँ पहुंचा हमारा? 123 आउट ऑफ 161 कंट्रीज अभी भी हैं तो नीचे ही। सो 123। अब ये सीधा सीधा है 1 2 3। हमने बोला नहीं नहीं नहीं, आपस में जो इनइक्वालिटी नहीं करनी है, नंबर जो जिस तरह से वैसे के वैसे लगाओ, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो 1 2 3। ऐसे करते इनइक्वालिटी खत्म नहीं होगी देश में। ऊंच नीच, अमीर गरीब, ऐसे 1 2 3 और चुटकी बजा दो, ऐसे खत्म नहीं होगी, टाइम लगेगा। इंप्रूवमेंट हुआ है, अच्छी बात है, थोड़ा खुद को शाबाशी दे लो, ठीक है। ऐसे करके आप 1 2 3 याद रख सकते हैं। 1 2 3 और गरीबी गायब नहीं होगा। सो यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस। CRI इंडेक्स के अंदर हम 6 प्लेसेस ऊपर गए हैं। और ये रिपोर्ट कौन देता है? ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंटरनेशनल, इंग्लैंड की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने बनाई है। टॉप 3 रहे नॉर्वे, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। नॉर्वे, नो वे, हम तो इनइक्वालिटी रखते ही नहीं हमारे देश में, सब बराबर है। नो वे से नॉर्वे याद रखेंगे, नॉर्वे, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। 4th एडिशन रहा CRI इंडेक्स का। तो आपकी जो पॉलिसीज़ हैं या जो गवर्नमेंट है वो कितनी स्पेंडिंग करते हैं, ठीक है, सारे लोगों को ध्यान में रखते हुए। टैक्स और लेबर पॉलिसीज़ आपकी कैसी हैं, और गवर्नमेंट के कैसे एक्शंस हैं टुवर्ड्स रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़, इसको ध्यान में रखते हुए रैंकिंग की जाती है। ओके, चलिए। अच्छा, अब अगर आपको पड़ोसी देशों से कंपेयर करना है, ये पिक्चर आप देख करके आइडिया लगा सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी हंगर के केस में यहाँ पे माल न्यूट्रिशन कितना है, जो बच्चे हैं वो ग्रो कैसा कर रहे हैं, दुबले कितने हैं, छोटे कितने हैं, हंगर कितनी है, ये सारी चीज़ें इससे असेस की जानी है। यहाँ हमारा रैंक रहा 107, 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज, अगेन थोड़ा नीचे ही है। सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स असेस करता है 4 इंडिकेटर्स के बेसिस पे। अंडर नरिशमेंट, जितना नरिशमेंट मिलना चाहिए बॉडी को उतना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड स्टंटिंग यानी ग्रोथ ऊंचाई नहीं बढ़ रही है, छोटे छोटे रह जा रहे हैं बच्चे। चाइल्ड वेस्टिंग यानी हाइट के हिसाब से आप कितने मोटे तगड़े होने चाहिए उतने नहीं हो, आप वेस्टेड हो, मसल वगैरह नहीं बनी हो, बहुत दुबले पतले हो। एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, मृत्यु दर कितनी है। तो इसके बेसिस पे हमारा स्कोर आया है रैंक आया है 107 और स्कोर रहा 29.1 का, जो कि शो करता है सीरियस हंगर की कैटेगरी में हमको शो किया गया है। कैसे याद रखोगे? हंगर है, जब भूखे लोग होते हैं ना तो कुछ नहीं दिखता, सब दोनों हाथों से भर भर के साथ में खाते हैं। होता है ना, कोई इंसान बहुत भूखा हो, 4 दिन से 8 दिन से 10 दिन से खाना नहीं खाया और उसको खाना दे दो तो क्या करेगा? इसे तमीज से एक एक निवाला नहीं लेगा, जल्दी जल्दी मुंह में डालेगा और सब साथ बैठ जाएंगे जितने भी भूखे लोग हैं और पूरे दोनों हाथ भर भर के खा रहे हैं। तो 10-10 उंगलियों से साथ में खाते हैं, तो 10 और 7 107, ये आपके लिए हिंट हो जाएगा। और इसको पब्लिश किया कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड एंड वर्ल्ड हंगर लाइफ हेल्थ जर्मनी ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम आगे देखें तो टॉप 5 कंट्रीज कौन सी रही जहां हंगर बहुत कम देखा गया? बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, चिली, चाइना एंड क्रोएशिया। सो बेलारूस, बेल बजते ही सब जने खाना खा लेते हैं, वहाँ पे कोई हंगरी नहीं रहता, छोटा हिंट हो गया। बॉटम 5 में चैड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडागास्कर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड येमेन। और नेबरिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें तो साउथ एशियन कंट्रीज में इंडिया का 107 रैंक था, राइट। हम नीचे हैं श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से। बाकी अगर आपको देखनी है रैंकिंग तो अगेन दिस पिक्चर विल हेल्प यू इन असेसिंग इट। ये रहा इंडिया 107 पे और ये नीचे कंट्रीज हो जाएंगे, हमसे थोड़े ऊपर के रैंक्स आप देख सकते हो। नेक्स्ट 2022 ग्लोबल पेंशन इंडेक्स बाय मर्सर। मर्सर की रिपोर्ट है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स से जुड़ा हुआ कि अलग अलग कंट्रीज जो हैं उनकी पेंशन सिस्टम्स कैसे हैं, कितने स्ट्रांग है, कितने पुअर हैं, उनके बेसिस पे इसको रैंक किया गया। और इंडिया रैंक 41 आउट ऑफ 44 कंट्रीज,
अगेन बहुत नीचे हैं। सो 44 कंट्रीज में से 41 नंबर पे हमारा पेंशन सिस्टम असेस किया गया है बाय मर्सर। तो देखो 4 पैसे की तो आमदनी होती थी, अब उसमें से भी 1 पैसा मिलता है रिटायरमेंट के बाद पेंशन में। तो पहले मैं 4 पैसे कमाता था, अब मैं 1 पैसे की पेंशन पाता हूँ, तो 4 1 41 ऐसे कर लीजिएगा, हो जाएगा याद। हाँ चलिए, सो प्रीवियस एडिशन में 40th पोजीशन पे थे आउट ऑफ 43 कंट्रीज। ये बताता है कि ये जो इंडेक्स में हमारा रैंक आया है दैट शोज कि हमें हमारा जो पेंशन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और जो प्राइवेट पेंशन अरेंजमेंट्स हैं उनको भी और पुख्ता करने की ज़रूरत है। मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 44 रिटायरमेंट इनकम सिस्टम्स अराउंड द वर्ल्ड को स्टडी करता है। देखो 44 कंट्रीज में से रैंक है। टॉप 3 कौन रहे? आइसलैंड, नेदरलैंड्स एंड डेनमार्क। आइसलैंड में बहुत पेंशन मिलती है ऐसा समझो। बोले क्या करेंगे, खर्चा ही नहीं करेंगे, पड़ी रहेगी। आई से बाहर क्या करोगे, आइस का गोला खा लोगे और तो क्या। सो आइसलैंड के अंदर सबसे टॉप पे पेंशन सिस्टम को असेस किया गया है। बॉटम में है थाईलैंड, थाली खाली है इनकी, पेंशन ही नहीं आई तो कुछ भी नहीं है उसमें, है ना। शगुन की थालियाँ होती है ना, कई बार उसमें पैसे होते हैं। सो थाली खाली है, कुछ भी नहीं है इसमें। मैं हिंट दे रही हूँ, आपको नहीं यूज़ करना सारे मत कीजिएगा। प्लीज़ यूज़ योर रैशनल, योर विजडम। आपको जो चीज़ सीधे याद हो जाती है करिए। जिन बच्चों को हिंट की ज़रूरत है वो यूज़ कर लीजिए, जिनको डायरेक्टली याद हो जाता है कर लीजिए। द अल्टीमेट मोटिव इज़ चीज़ें आपके दिमाग में स्टोर हो जानी चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द स्कोर ऑफ इंडिया इन फ्रीडम हाउस इंटरनेट फ्रीडम इंडेक्स। फ्रीडम हाउस का इंटरनेट फ्रीडम इंडेक्स सामने आया और उसमें इंडिया की रैंक क्या है? 51। शगुन के 51 रुपए हैं भाई। 51 आउट ऑफ 100, पार्टली फ्री। ये क्या शो करता है कि इंडिया में इंटरनेट फ्रीडम कितना है, हम कौन से कैटेगरी में लाए करते हैं? पार्टली फ्री हैं हम, पूरे फ्री भी नहीं है और पूरे बंधे हुए भी नहीं है। ओके, सो 51। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि अरे वाह मैंने कुछ पोस्ट डाला था और अरे वाह इसको तो सेंसर नहीं किया गया, डलने दिया गया, आज तो 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, वेरी नाइस। आज मुझे इंटरनेट पे फ्रीडम दी गई है, वरना मैं जो भी लिखूँ उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए। सो एज पर यूएस गवर्नमेंट फंडेड एनजीओ फ्रीडम हाउस, इसके हिसाब से रिपोर्ट है, इंडिया का स्कोर 49 था 2021 में और अब हमारा 51 है आउट ऑफ 100। इम्प्रूवमेंट जो है स्कोर का, ये क्यों इम्प्रूवमेंट दिखाया गया? क्योंकि जो डिजिटल डिवाइड था कंट्री में वो कम हुआ है। डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल रीच काफ़ी बढ़ी है देश में ओवर द टाइम, और इंटरनेट शटडाउन के जो केसेस थे ना, बंद कर दिया जा रहा है इंटरनेट, वो भी उसमें भी कमी आई है, इसलिए ये रैंक में इंप्रूवमेंट शो हुआ है। बेस्ट स्कोर अगेन आइसलैंड का रहा। इंटरनेट, रिटायरमेंट में पेंशन, हाँ, और क्या था, जेंडर गैप, इन सब में आयरलैंड टॉप पे है। फिर वर्स्ट स्कोर रहा चाइना का। चाइना इज नोन, है ना, चाइना में आप खिलाफत कर ही नहीं सकते हो, आप सोशल मीडिया पे बहुत कुछ बोल ही नहीं सकते। इनका स्कोर बेचारों का 10 रहा, हम तो फिर 51 पे, इनका स्कोर क्या रहा? 10। चलिए, ये रैंकिंग नहीं है, समझिए गए, स्कोर है। स्कोर के बेसिस पे आप रैंकिंग समझ लो, जिसका ज़्यादा स्कोर है वो अच्छा कर रहा है। दीज आर द स्कोर्स आउट ऑफ 100। तो 100 का के पास स्कोर आ रहा है यानी आपको ज़्यादा फ्रीडम है, 0 के पास स्कोर आ रहा है बहुत कम फ्रीडम है। तो चाइना का स्कोर 10 रहा था। दीज आर नॉट रैंक्स, रीड हियर, दिस इज द स्कोर, बट इंटरप्रिटेशन आप वैसे ही करोगे, जिसका ज़्यादा स्कोर है उसकी ज़्यादा रैंक है। विच कंट्री इज द हाइस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। अब ये रिपोर्ट के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान किस देश का है? पर कैपिटा वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में यूएसए टॉप पर है। और अगर हम ओवरऑल ग्रॉस की बात करें, ठीक है, तो टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में चाइना टॉप पर है। फाइन, पर कैपिटा में यूएसए, ओवरऑल टोटल ग्रीन हाउस एमिशंस की बात करें तो चाइना इज ऑन टॉप। एमिशन गैप रिपोर्ट 2022 द क्लोजिंग विंडो, ये रिलीज किया यूएनईपी ने। अब ग्रीन हाउस एमिशंस हैं तो एनवायरमेंट से रिलेटेड कंसर्न है, तो यूएनईपी इसको रिलीज करेगा। इंडिया का पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन, पर कैपिटा, ये रहा पर कैपिटा। इंडिया की अगर हम पर कैपिटा पोजीशन की बात करें, हम 8th नंबर पे आ रहे हैं। यूएसए, रशिया, चाइना, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, यूरोपियन यूनियन 27, वर्ल्ड और इंडिया, ये इस तरह से बेसिकली बांटा है कि इंडिया थोड़ा नीचे ही है पर कैपिटा में। लेकिन अगर आप ओवरऑल की बात करो, हम 3rd सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन करने वाली कंट्री हैं। हमारे स्कोर की अगर हम बात करें या हम कितना ग्रीन हाउस एमिशन करते हैं उसकी बात करें, पर कैपिटा ग्रीन हाउस एमिशंस हमारे 2.4 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट हैं, जो कि फिर भी वर्ल्ड के एवरेज से कम है, क्योंकि वर्ल्ड एवरेज 6.3 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट है। ये देखो जो वर्ल्ड दिखाया गया है ना, तो यूरोपियन यूनियन 27 जो है कंट्रीज,
उनका मिला के इंडोनेशिया से नीचे आता है, उससे नीचे एवरेज आता है वर्ल्ड का, और इंडिया वर्ल्ड एवरेज से भी नीचे, इसका ये मतलब है। फाइन। और अदरवाइज आप देखोगे तो हम थर्ड नंबर पे हैं। यूएस कॉन्ट्रीब्यूटेड हाईएस्ट पर कैपिटा एमिशंस 14 TCO2 के, हमारे कितने 2.4, उनके 14 हैं, फिर रशिया के 13 और चाइना के 9.7। कलेक्टिवली अगर आप G20 मेंबर कंट्रीज की बात करो तो पूरी दुनिया का 75% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस G20 कंट्रीज करती हैं। तो ये कुछ रिपोर्ट्स होती हैं जिनके स्टडी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट एम्प्लॉयर, एक रिपोर्ट के हिसाब से, जो कि किसने इशू की है अभी हम देखते हैं, वैसे मैं बता ही देती हूँ, स्टैटिस्टा ने इशू की है। भारतीय रक्षा मंत्रालय दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता है, यानी एम्प्लॉयर है। जितने लोग एम्प्लॉयड हैं इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में, उतने दुनिया भर में किसी भी मिनिस्ट्री में नहीं है, डिफेंस मिनिस्ट्री में नहीं है। सो रिसर्च कंडक्ट की थी स्टैटिस्टा ने, जो कि जर्मन बेस्ड डेटा और स्टैटिस्टिक्स फर्म है। कौन से एम्प्लॉयर्स हैं जिनकी लार्जेस्ट वर्कफोर्स है वर्ल्ड वाइड, ये 2022 की स्टडी हुई, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया की लार्जेस्ट एम्प्लॉयर की तरह सामने आई है, जिसमें 2.92 मिलियन पीपल एम्प्लॉयड हैं, जिसके अंदर कंबाइंड एक्टिव सर्विस पर्सनल भी हैं और रिजर्विस्ट भी हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सेकंड नंबर पे आया, चाइना थर्ड नंबर पे आया। सो इसका मतलब है कितने लोग एम्प्लॉयड हैं आपके अंडर में। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, देन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, देन पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना की, एंड सो फॉर्थ, यू कैन सी। देन ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग, इंडिया रैंक्ड 48th। वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत 48th रैंक पे है। क्या होता है वैश्विक विमानन सुरक्षा या एविएशन सेफ्टी? जब फ्लाइट्स उड़ती हैं तो फ्लाइट की सेफ्टी, सिक्योरिटी, सारी चीज़ें इसमें काउंट होती हैं, तो उसमें हम 48th रैंक पे हैं। हमारा रैंक काफ़ी इंप्रूव हुआ है। 4 साल पहले हमारा रैंक 102nd था। पूरे ग्लोब में या वर्ल्ड के अंदर जो हमारी एविएशन है उसका लेवल सिक्योरिटी का अब 48th है, पहले 4 साल पहले 102 था। और ये जो रिपोर्ट है किसने निकाली? ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने निकाली है। सिंगापुर टॉप पे है, सबसे ज़्यादा सेफ एविएशन रैंकिंग मिली है सिंगापुर को। ओके, देन फॉलोड बाय UAE, साउथ कोरिया एट द सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन। इंडिया ने हालांकि चाइना से बेटर परफॉर्म किया है, जो कि 49 पे है, हम 48 पे हैं, और इजराइल 50th रैंक पे रहा। तो हमने थोड़े हमारे आजू बाजू के भी बता दिए। अब इसको कैसे याद रखोगे? तो देखो 4 से ना, 4 को अगर आप ऐसे लिखो तो चेयर का थोड़ा साइड एंगल देखो। चेयर अगर हम साइड से देखें तो ऐसी ही कुछ दिखती है ना, और इस पे 8 से एक आदमी को बिठा दो, बैठ गया। सो 48, 8 हम ऐसे बना सकते हैं, है ना। तो 4 और ये 8, तो ये विमान की चेयर है भाई, पूरा ऊपर बिठाएंगे ना, तो ये विमान की चेयर है जिसपे हमने इस व्यक्ति को बिठा दिया। इधर एरोप्लेन बना दो। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा क्रिएटिव दिमाग लगाना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये व्यक्ति बैठे हैं और ये रहा विमान। कैसे बनेगा विमान? बना लो, ये मछली बन गई मेरी तो, ठीक है, विमान समझ लेना। चलिए, सो 48 रैंक आपको ध्यान रह जाने वाला है। HAL एंड BEL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये 2 जो कंपनीज हैं इन टॉप 100 डिफेंस कंपनीज लिस्ट ऑफ सिप्री की टॉप 100 डिफेंस कंपनीज की लिस्ट में इन दोनों का नाम शामिल है। और ये दोनों इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सिप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री। सो टॉप 100 डिफेंस कंपनीज के अंदर 2021 के, और ये जो डेटा है 2022 में सामने लाया गया, इंडिया के HAL और BEL भी शामिल है। रिपोर्ट का नाम था टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विसेज कंपनी, जो आर्म्स प्रोड्यूस भी करती है और मिलिट्री को सर्विसेज भी देती हैं। HAL का रैंक रहा 42nd रैंक, और BEL का रहा 63 रैंक। ओके, तो किसने कितनी आर्म सेल्स की है वो सारा डेटा भी सामने है। HAL की अगर हम बात करें तो मेजर मैन्युफैक्चरिंग जो होती है इंडिया में मिलिट्री से रिलेटेड, वो यही करता है। फाइटर एयरक्राफ्ट LCA तेजस हो, या फिर सुकोई 30 MKI हो, हेलीकॉप्टर्स हो, प्रचंड LCS जैसे जो भी, तो इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर HAL का नाम है। उसके अलावा BEL की हम बात करें तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं आर्म्ड फोर्सेस में जो लगेंगे, जैसे इन एयरक्राफ्ट्स में भी लगेंगे, वो BEL बनाता है। नेक्स्ट ना, यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करें, हमारी 2 कंपनीज आई टॉप 100 के अंदर। यूएस की कितनी कंपनीज आई मिलिट्री या आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड? तो 40 कंपनीज यूएस की रही टॉप 100 डिफेंस कंपनीज में, और टॉप 5 जो कंपनीज हैं सारी की सारी अमेरिकन कंपनीज हैं। तो अमेरिका का अभी भी बोलबाला ज़्यादा है। चाइना की 8 कंपनीज रही टॉप 100 के अंदर। इंडिया इज वर्ल्ड्स सेकेंड बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ वेपन्स आफ्टर सऊदी
अरेबिया। सऊदी अरेबिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करती है, हम सेकंड नंबर पे करते हैं, और वर्ल्ड के हम थर्ड बिगेस्ट स्पेंडर हैं हमारी मिलिट्री या डिफेंस के ऊपर। सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग कौन करता है? यूएस करता है, फिर चाइना करता है, थर्ड नंबर पे हम करते हैं। ओके जी, और ये सिप्री से रिलेटेड स्टैट्स हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 यानी कि कानून का नियम सूचकांक। रूल ऑफ लॉ कहाँ कितना माना जाता है, यानी कि जो भी कानून है आपका उसके हिसाब से कितनी चीज़ें कहाँ चलती हैं, इस बेसिस पे रैंकिंग और इंडेक्स सामने आया, और अक्रॉस 140 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड स्टडी करके रिपोर्ट को कंपाइल किया गया। इसको वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट एंड इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसने सामने लाया है, और इसके हिसाब से रूल ऑफ लॉ ग्लोबली ही डिक्लाइन में आया है। ओके, और 5th कंसेक्यूटिव ईयर इसमें डिक्लाइन यानी गिरावट देखी गई है, हर जगह कानून तोड़ा जा रहा है। एंड इंडिया का रैंक 77 रहा आउट ऑफ 140। तो हम लॉ लिखेंगे, उसको उल्टा कर दो ज़रा एल को, तो 7 एल को उल्टा कर दीजिए, ठीक है। तो लॉ एल से है और उसको उल्टा करेंगे 7, और एक और बार 7 बना लो। 7th रैंक तो होगा नहीं हमारा, है ना, रूल ऑफ लॉ में ऑब्वियस ही बात है, तो 77 याद रखेंगे आउट ऑफ 140 कंट्रीज। हमारा स्कोर 50 का रहा। टॉप रैंक कंट्री कौन सी रही? डेनमार्क। डेन में ही रहो, रूल बाहर जाओगे ही नहीं, रूल तोड़ोगे ही नहीं, ठीक है। और किस में था डेनमार्क टॉप पे? CCPI के अंदर, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर, फॉलोड बाय नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, नेदरलैंड्स। सो रूल ऑफ लॉ के अंदर डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, नेदरलैंड्स, ये टॉप 5 रहे। बॉटम 5 सबसे बॉटम पे रहा साहब वेनेजुएला। वैन में बैठ के निकल जाते हैं, पूरे दिन रूल तोड़ते रहते हैं, है ना, लॉ तोड़ते रहते हैं। देन कंबोडिया, अफगानिस्तान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड हैती, तो ये सब रहे बॉटम में। नेक्स्ट, इंडिया रैंक्ड 61st इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत 61वें स्थान पर रहा। अब नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स क्या बोलता है कि जो ICT होती है ना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका आप कितना ज़्यादा यूटिलाइजेशन करते हो ऑन वेरियस फ्रंट्स। तो जितना ज़्यादा आप ICT का अडॉप्शन कर रहे हो, जितना उसके लिए रेडी हो, जितना आप आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स उसके देख रहे हो, उतना ज़्यादा रैंकिंग आपको इसमें ज़्यादा मिलेगी। सो आउट ऑफ 131 इकोनॉमीज इंडिया की अगेन रैंक 6 पॉइंट से बढ़ी है और 61 पे पहुंच गई है। अब 61 के लिए मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसे कर सकते हो कि ये एक इंसान था, इसको इन 6 इंसानों से अगर टच में आना है तो क्या करेगा वो नेटवर्क बनाएगा। तो नेटवर्क रेडीनेस ऐसे कर सकते हो। 6 लोग हैं और 1 इंसान या 1 मेन कंप्यूटर होता है ना, या सर्वर होता है, उसके थ्रू 6 कंप्यूटर्स अटैच्ड होते हैं, होता है ना। तो ये आपका सर्वर है और यहाँ 6 कंप्यूटर्स हैं, तो ये 6 और 1 61। ऐसे आप चाहें तो हिंट ले लीजिए, थोड़ा दिमाग में बिठाना चाहेंगे तो बैठ जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देन इसके अंदर एप्लीकेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ ICT इन इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड। 4 पिलर्स के ऊपर देखा गया कि आपने ICT का कितना इस्तेमाल किया है, टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस, और उसका ओवरऑल इम्पैक्ट आपके देश में कैसा है। इसको पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट ने, जो कि वाशिंगटन DC में बेस्ड है, इस रिपोर्ट को सामने लाए हैं। टॉप पे रहा यूनाइटेड स्टेट्स। ICT का बेस्ट यूज जो कर रहे हैं, नेटवर्क रेडी सबसे ज़्यादा कौन सा देश है? US है, उसके बाद सिंगापुर एंड स्वीडन। और हमारी अगर हम हमारे इनकम ग्रुप वाली कंट्रीज़ की बात करें ना, जो इंडिया के लेवल पे ही इनकम ग्रुप वाले हैं, उनमें हम बेस्ट परफॉर्मिंग है। हमारा ICT काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखोगे तो ठीक है, हमारा 61st रैंक है, तो भी हम अच्छे रैंक पे आउट ऑफ 131। लेकिन अगर हम सिमिलर कंट्रीज़ की बात करें, डेवलपिंग सॉर्ट ऑफ कंट्रीज़, सेम इनकम ग्रुप टाइप की कंट्रीज़ हैं, तो उनमें हम बेस्ट परफॉर्मिंग है। इंडिया हैज़ ग्रेटर नेटवर्क रेडीनेस दैन वुड बी एक्सपेक्टेड। जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा है, गिवन द काइंड ऑफ लेवल दैट वी आर। हम 36 लोअर मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज़ में 3rd रैंक पे हैं, अमंग द टॉप आ जाते हैं, 3rd रैंक पे हैं। यूक्रेन 50 पे है, इंडोनेशिया 59 पे है, ये भी हमने देख लिया। मतलब उनकी जो रैंक है, हमारा जैसे 61 है ना, हमसे ऊपर जो सेम ग्रुप वाली कंट्रीज़ हैं, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़, उनके अंदर यूक्रेन भी है कंट्री, इंडोनेशिया भी है कंट्री। यूक्रेन इन कंट्रीज़ में टॉप पे है, ठीक है, फिर इंडोनेशिया और फिर इंडिया है। कौन सी कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ मैं? लोअर मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज़ की। गॉट इट? देन अगर हम इनकम ग्रुप एवरेज की बात करें हमारे टाइप के, तो उनमें भी हम बेस्ट स्कोर पे हैं। इंडिया चाइना लीड्स एज ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग्स रीच्ड न्यू रिकॉर्ड इन 2021 एज पर WIPO। यानी 2021 में वैश्विक बौद्धिक संपदा फाइलिंग नए रिकॉर्ड तक पहुंची है। कौन से देशों की? कौन से देशों की? इंडिया और चाइना की। जो ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स वगैरह होते हैं ना,
और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग यानी जिन्होंने फाइल किए हैं अपने पेटेंट्स हो गए एक्सेट्रा ग्लोबल लेवल पे, तो उनमें कौन से देश हैं जो सबसे आगे देखे गए? इंडिया और चाइना ने सबसे ज़्यादा मेजर फाइलिंग्स की हैं WIPO के तहत। सो ये रिपोर्ट आई थी नवंबर 22 के अंदर, जिसमें बताया गया एशिया लीड्स वाइल यूएस डिक्लाइंस। एशिया में ज़्यादा इनोवेशन हो रहा है, मतलब ज़्यादा पेटेंट्स फाइल हो रहे हैं एक्सेट्रा, और यूएस में कम देखे गए हैं। इंडिया ग्रू बाय 5.5%। पेटेंट्स की अगर हम बात करें, जितना आविष्कार करोगे, इनोवेशन करोगे, उतनी चीज़ें बनाओगे, उतने पेटेंट्स फाइल करोगे। तो चाइना और इंडिया 5.5% से इनके पेटेंट्स फाइलिंग बढ़े हैं, साउथ कोरिया के 2.5% से बढ़े हैं। ओके, व्हाट एल्स? और अगर आप देखोगे यूएस का माइनस में गया है 1.2%, जापान का माइनस में गया है 1.7%, जर्मनी का माइनस में गया है 3.9%। सो ओवरऑल ट्रेंड देख लीजिए। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की हमने बात की, तो उससे रिलेटेड आप फैक्ट देख सकते हो। WIPO डे आता है 26 अप्रैल को। As per the UN Multi-Dimensional Poverty Index (MPI), which country has the largest number of poor people worldwide? संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार दुनिया भर में किस देश में गरीबियों की संख्या सबसे अधिक है? इंडिया। भाई जनसंख्या भी तो सबसे अधिक है, पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो अलग अलग स्ट्रेटा होंगे उनमें भी आपको हर देश में गरीबों की संख्या अमीरों से ज़्यादा ही होती है। तो यहाँ इंडिया की पॉपुलेशन ही सबसे ज़्यादा है, तो गरीबों की संख्या भी सबसे ज़्यादा दिखेगी आपको। रिलीज़ किया है UNDP ने एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने। इंडिया बाय फार हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल पुअर पीपल वर्ल्ड वाइड 22.8 करोड़, फॉलोड बाय नाइजीरिया 9.6 करोड़। हाँ, आप बोलोगे भाई चाइना की भी तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो सेकंड नंबर पे क्यों नहीं है? बिल्कुल सही बात है, बाकी सारे फैक्टर्स भी गवर्न करते हैं, लेकिन ऑफकोर्स एक फैक्टर ये भी गवर्न करता है कि पॉपुलेशन भी ज़्यादा है ना। तो पुअर पीपल इंडिकेटर क्या क्या देखा गया पॉवर्टी का, कि भाई न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, स्कूलिंग, अटेंडेंस, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर। तो इनको अगर आप मोटे मोटे डायमेंशंस में देखो, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन 3 आयामों पे तय किया गया सारी जनता को देख के कि आपके यहाँ के लोग कितने गरीब हैं। सिर्फ इनकम ही नहीं है, हेल्थ भी देखा गया, एजुकेशन भी देखा गया, बिकॉज जितने आप संसाधन प्रोवाइड कर पाओगे, जितनी सहूलियत दे पाओगे। अच्छा, अब इंडिया की भी इंटरनली हम बात करें तो कुछ स्टेट्स हैं जो सबसे ज़्यादा गरीब जनसंख्या वाले दर्ज किए गए। 10 पुअरेस्ट स्टेट्स कौन से रहे? बिहार, झारखंड, मेघालय, MP, UP, असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान। एंड ऐसा नहीं है कि पॉवर्टी पिछले कुछ सालों में बढ़ी हो, ना, पिछले कुछ सालों में तो पॉवर्टी में गिरावट देखी गई है, लेकिन फिर भी ग्लोबल लेवल पे हम सबसे ज़्यादा पुअर पॉपुलेशन रखने वाले देश हैं। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 2 अलग चीज़ें हैं, पिछले कुछ सालों में पॉवर्टी जो है उसके अंदर गिरावट देखी गई है, लेकिन फिर भी पूरे ग्लोब के मुकाबले हमारे पास काफ़ी सारे पुअर हैं। पॉवर्टी फेल फ्रॉम 36.6% इन 15-16 टू 21.2% इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो पहले 36 पॉइंट समथिंग परसेंट थी, उससे हमने 21 पॉइंट समथिंग परसेंट पे ले आए हैं रूरल एरियाज में। और अर्बन एरियाज की बात करें तो 9 समथिंग से 5.5 समथिंग तक पॉवर्टी, तो पॉवर्टी में गिरावट आई है, लेकिन फिर भी ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा हैं हमारे पास लोग। अच्छा, अब हम आते हैं उन रैंकिंग्स पे जो कि यूनिवर्सिटीज़ या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2023। QS क्या है? क्वैकरैली साइमंड्स, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इन्हीं से रिलेटेड रैंक्स निकालती है। तो बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ कौन सी हैं भाई? स्टूडेंट जहाँ रह सकते हैं। लंदन एमर्ज्ड एज बेस्ट सिटी फॉर स्टूडेंट्स, उसके बाद म्यूनिक, सियोल, ये सेकंड स्पॉट पे रहे। और कैसे मानते हैं आप बेस्ट सिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स? अफोर्डेबल है या नहीं, स्टूडेंट फैसिलिटीज़, यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड्स कैसे हैं वहाँ पे, एक्सेट्रा। इंडिया की हाईएस्ट रैंक स्टूडेंट सिटी कौन सी रही? मुंबई। इंडिया में कहीं स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट सिटी बताई गई तो मुंबई है, और ग्लोबल लेवल पे उसका स्पॉट रहा 103, फॉलोड बाय बेंगलुरु 114। चेन्नई, दिल्ली जो हैं हैव मेड देयर एंट्रीज टू द लिस्ट 125 एंड 129 पे। सो अगर आप ऐसे देखें तो टॉप 129 या 130 कंट्री रैंकिंग के अंदर हमारी 4 सिटीज शामिल की गई हैं। IIT बॉम्बे बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2023। रिपोर्ट का नाम क्या है भाई? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, दुनिया की जितनी भी, दुनिया की, एशिया की नहीं है ये, दुनिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको रैंक किया गया सस्टेनेबिलिटी 2023 के अंदर रिपोर्ट में। और IIT बॉम्बे इंडिया में से बेस्ट
यानी पूरे ग्लोब में तो आईआईटी मुंबई की जो रैंक है वो आप देखोगे 281 से 300 के बीच में लाई कर रही है, यानी कि ये वाले एरिया में। पर्टिकुलर रैंक नहीं बताया जाता, बैंड में बता दिया जाता है। तो इंडिया से बेस्ट ये हो गया और पूरे ग्लोब में हम अंडर 300 रैंकिंग में हमारा आईआईटी मुंबई शामिल है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आईआईटी दिल्ली है नेक्स्ट स्लैब में और जेएनयू नेक्स्ट स्लैब के अंदर। सो यहाँ पे आईआईटी दिल्ली आ गया, यहाँ पे जेएनयू आ गया। एम्प्लॉयबिलिटी, सोशल कंसर्न, एनवायरनमेंट, इन सब में एक्सीलेंस कौन प्रोवाइड करता है उसके बेसिस पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है हायर उनको रैंक किया गया। अच्छा, कौन सी यूनिवर्सिटी है जो टॉप पे रही ग्लोबली? इंडिया में से तो आईआईटी बॉम्बे हो गया, ग्लोबली यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया टॉप यूनिवर्सिटी डिक्लेयर की गई। यूएस डोमिनेट्स द रैंकिंग, यूएस की अधिकतर यूनिवर्सिटीज रही 135 रैंक्ड यूनिवर्सिटीज, ऑफ दीज 30 यूनिवर्सिटीज टॉप 100 के अंदर आई थी। तो टोटल जितनी यूनिवर्सिटीज रैंकिंग्स में शामिल हुई 135 थी, टॉप 100 में कितनी आई? टॉप 100 के अंदर 30 यूनिवर्सिटीज आई हैं। यूके सेकंड रहा, ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी ने फॉलो किया। देन क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, अभी हमने ग्लोबल यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग देखी थी, अब क्वाकेर साइमंड्स की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। एशिया में कौन सी यूनिवर्सिटीज बेस्ट हैं? तो आप इधर भी ध्यान दीजिएगा, एशिया के अंदर आईआईटी बॉम्बे 40th रहा, यानी कि इंडिया से अगेन टॉप पे आ गया आईआईटी बॉम्बे। लास्ट ईयर 42 रैंक था एंड आईआईटी दिल्ली 46 रैंक पे रहा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ओके। नाउ आईआईएससी बैंगलोर 52, आईआईटी मद्रास, खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन्होंने फॉलो किया। आईआईटी बॉम्बे बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सदर्न एशिया का, कहाँ का? सदर्न एशिया का। तो पूरे एशिया में तो आईआईटी बॉम्बे का 40th रैंक है, लेकिन सदर्न एशिया की बात करें तो बेस्ट इंस्टीट्यूशन कौन सा हो गया इस रैंकिंग के हिसाब से? आईआईटी बॉम्बे हो गया और आईआईटी दिल्ली सेकंड रैंक पे हो गया। थोड़ा सा समझेंगे डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा। ये 15th एडिशन था। अराउंड 19 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ थी जो कि टॉप 200 लिस्ट में आई। कौन सी? एशियन रैंकिंग की, ध्यान रखिएगा, ग्लोबल की नहीं है, एशियन की है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी घरवा की जो है वो 185 रैंक पे रही एशिया में, लेकिन ये यंगेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है जो कि टॉप 200 में फीचर की गई हो। टॉप कौन सी रही भाई एशिया में? टॉप रही, जैसे हमने ग्लोबल रैंकिंग में देखा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया थी, यहाँ पे टॉप रही चाइना की पेकिंग यूनिवर्सिटी, चाइना की पेकिंग यूनिवर्सिटी। देन अब हम आते हैं THE रैंकिंग्स, टाइम्स हायर एजुकेशन, द का मतलब है टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग थी, वो क्यूएस की रैंकिंग थी, क्वाकेर साइमंड्स की। सो आईआईएससी बैंगलोर रिटेन्स इट्स स्पॉट इन 2023 THE रैंकिंग। अब THE रैंकिंग के हिसाब से टॉप पे कौन है? आईआईएससी बैंगलोर है और इंडियन इंस्टीट्यूट में इसने टॉप किया है। ओनली इंडियन यूनिवर्सिटी जो कि टॉप 300 लिस्ट में, ये अगेन पूरे ग्लोबल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को इसने रैंक किया, तो ग्लोबल लेवल पे अकेली इंडियन यूनिवर्सिटी है जो 300 की लिस्ट में आई है। 6th मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री हम बन जाते हैं, हमारे 75 इंस्टीट्यूट्स इस पूरी लिस्ट के अंदर शामिल हुए हैं। मोस्ट रिप्रेजेंटेड यानी कितनी यूनिवर्सिटीज़ आपकी शामिल हुई हैं। अदर इंस्टीट्यूट जो इसके अंदर शामिल हुए हैं, रोपर, आईआईटी रोपर, इंदौर, गांधीनगर, राइट। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने टॉप किया है एज पर THE वर्ल्ड रैंकिंग 7th कंसेक्यूटिव ईयर में, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इसके हिसाब से टॉप पे है। देन आईआईटी दिल्ली टॉप इन टॉप 50 ऑफ टाइम्स हायर एजुकेशन एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग्स। अब ये एम्प्लॉयबिलिटी की रैंकिंग्स है, यानी कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयबल स्टूडेंट्स निकालती है, जिनको कॉरपोरेट्स या जो वर्किंग हाउसेस हैं वो प्रेफर करते हैं, मार्केट प्रेफर करता है। तो एम्प्लॉयबिलिटी आपकी कितनी एनहांस कर रही है कौन सी यूनिवर्सिटी, उसके बेसिस पर रैंकिंग है। तो अब इसमें टॉप पे कौन आया? आईआईटी दिल्ली टॉप 50 में आया है। तो ये थोड़े थोड़े डिफरेंस ध्यान रखने हैं बस। टॉप 250 यूनिवर्सिटीज़ को रैंक किया गया वर्ल्ड में। आईआईटी दिल्ली 28th पे रहा ग्लोबल रैंकिंग में और ओनली इंडियन इंस्टीट्यूशन है जो टॉप 50 में पहुंचा है। फिर आईआईएससी बैंगलोर है 58 पे, आईआईटी बॉम्बे है। एंड टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी रही भाई ग्लोबली? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, ये रहा टॉप पे यूएस की। देन इंडिया रैंक्स 3rd इन सेंटी-मिलियनेयर्स लिस्ट। अब हम पढ़ाई से आ जाते हैं अमीरों की सूची में, या जो फेमस लोग हैं जो किसी इंपॉर्टेंट लिस्ट का हिस्सा बने जैसे फोर्ब्स एटसेट्रा, वो हम देखने वाले हैं, राइट। सो इंडिया रैंक्स 3rd सेंटी-मिलियनेयर्स की लिस्ट में, यानी कि करोड़पतियों की सूची में भारत 30वें स्थान पे है। कौन से देश में कितने करोड़पति हैं भाई?
राइट। सो ये रिपोर्ट आई है हेनले एंड पार्टनर्स की, वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर ग्लोबल स्टडी, पहली बार ऐसी ग्लोबल स्टडी की गई कि कितने सेंटीमिलियनर्स राइज हो रहे हैं जिनका एसेट 830 करोड़ यानी $100 मिलियन से ज़्यादा का है। इंडिया के अंदर 1132 सेंटीमिलियनर्स देखे गए, जबकि पूरी दुनिया में 25,490, लगभग 25,000 लोग अगर सेंटीमिलियनर्स वर्ल्ड में हैं, उनमें से करीब 1100 भारत के अंदर हैं। और इस लिस्ट को टॉप किया है यूएसए ने, 38% जो भी सेंटीमिलियनर्स हैं वर्ल्ड के वो यूएसए के अंदर हैं, फॉलोड बाय चाइना। ओके, लेकिन ऐसा एस्टिमेट भी आता है कि 2032 तक इंडिया ओवरटेक कर जाएगा चाइना को फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट्स की तरह, तो ऑफकोर्स अमीर लोग भी बढ़ेंगे। टॉप सिटीज़ जिनमें सेंटीमिलियनर्स पाए गए, तो न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को बे, लंदन और मुंबई का रैंक इंडिया में से हाईएस्ट रहा, 15th रैंक पे मुंबई के अंदर सबसे ज़्यादा करोड़पति इंडिया में देखे गए। Which Indian firm is the top ranked company in the 2022 Fortune Global 500 list among other Indian corporates? So अब कौन सी लिस्ट है? 2022 की Fortune Global 500 लिस्ट। तो सबसे ज़्यादा फॉर्च्यून वाली कंपनीज, टॉप 500 कंपनीज की लिस्ट है, और उसमें कौन सी इंडियन फर्म है जो सबसे टॉप पे रही है पूछा जा रहा है। LIC, यस, आप सोचोगे LIC कहाँ से आ गई, बिल्कुल LIC। सो LIC 2022 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में भारतीय कॉर्पोरेट में से शीर्ष स्थान पर रही। इनका रेवेन्यू 2021 का फिस्कल का देखा गया और उसके बेसिस पे डिसाइड किया गया। वॉलमार्ट टॉप स्पॉट पे रही 9th कंसेक्टिवली 9th टाइम वॉलमार्ट टॉप पे रही। ओवरऑल 17th टाइम कंसेक्टिवली यानी लगातार, ओवरऑल यानी अभी तक आते जाते कभी भी बीच में 17वां बार। LIC इंडिया में से टॉप पे रही है, लेकिन ग्लोबली 98th पोजीशन पे, वर्ल्ड में टॉप पे नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में सबसे ऊपर नहीं है, इंडिया में सबसे ऊपर है, वर्ल्ड में 98 पोजीशन पे ये रही। रिलायंस इंडस्ट्री 104 पे रही, IOC 142 पे रही। टोटल इस लिस्ट के अंदर 500 कंपनीज की लिस्ट में 9 इंडियन कंपनीज फीचर हुई, जिनमें से 5 स्टेट ओन यानी गवर्नमेंट कंपनीज थी, 4 प्राइवेट थी। इंडिया रैंक्स 4th इन 2022 फोर्ब्स एशिया बेस्ट अंडर अ बिलियन। सो 2022 फोर्ब्स एशिया बेस्ट अंडर अ बिलियन में भारत 4th स्थान पर है। बेस्ट 200 मिड साइज्ड कंपनीज एशिया पैसिफिक रीजन की इसके अंदर शामिल की गई, ठीक है, और उनमें इंडिया 4th स्थान पे रहा। टोटल इस लिस्ट के अंदर 24 फर्म्स इंडिया की आई हैं। चाइना 5th प्लेस पे है, हमसे पीछे है 22 फर्म्स। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो 30 कंपनीज के साथ ताइवान टॉप पे है, फिर जापान, साउथ कोरिया। सो ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया एंड चाइना इस तरह से अंडर अ बिलियन वाली, बेस्ट अंडर अ बिलियन वाली ये 5 टॉप कंट्रीज बन जाती हैं। देन निर्मला सीतारमन एंड 5 अदर इंडियंस अमंग वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल विमेन। सो विश्व की 100 सबसे अधिक शक्तिशाली महिलाओं में निर्मला सीतारमन हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और 5 अन्य भारतीय महिलाएं शामिल हैं। और ये लिस्ट कौन सी, किसने इशू की है ये 100 मोस्ट पावरफुल विमेन की? फोर्ब्स की ये लिस्ट है, ठीक है। तो अब वो कौन सी 6 महिलाएं हैं टोटल, वो तो हम पहले देखते हैं। सबसे पहले निर्मला सीतारमन, ये इंडिया से टॉप पे रही हैं, ग्लोबली इनका रैंक 36 रहा। निर्मला सीतारमन के बाद रोशनी नादर मल्होत्रा जो कि HCL की चेयरपर्सन है। देन माधवी पुरी बुच सेबी की हेड हैं, सोमा मंडल सेल की हेड हैं, किरण मजुमदार शॉ बायोकॉन की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है, फाल्गुनी नायर जो कि नायका की फाउंडर हैं। ये 6 फीमेल्स हैं इंडिया से इस लिस्ट के अंदर। अच्छा, ये तो इंडिया से हो गई। ओवरऑल इस लिस्ट में टॉप पे कौन रहा? सो दैट इज उर्सुला वॉन डर लेyen, बेल्जियम की हैं ये, और ये यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं। देन इंडिया रैंक्ड 5th इन 2022 यूरन ग्लोबल 500 लिस्ट ऑफ वैल्यूएबल कंपनीज। 2022 रून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में भारत 5th स्थान पर रहा। और इंडिया की कितनी कंपनीज इसके अंदर शामिल हैं? 20। इंडिया में 20 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज इस लिस्ट में शामिल हुई और हम 5th पोजीशन पे आए। लास्ट ईयर हम 9th पोजीशन पे थे, जिसमें हमारी 8 कंपनीज ही इसके अंदर शामिल थी। टॉप इंडियन कंपनीज कौन सी हैं जिनको इसमें शुमार किया गया? रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, HDFC बैंक एंड 4 अडानी ग्रुप की कंपनीज थी। और अडानी ग्रुप को देखते ही आप बोल रहे हो अरे मैम अब तो कहाँ, पर उस समय तो थी, तो ठीक है। अब देखते हैं कहाँ लैंड अप करेंगे। टॉप रैंक्ड कंपनी इन द वर्ल्ड, ये तो इंडिया से हो गई कहानी।
सो एप्पल फॉलोड बाय माइक्रोसॉफ्ट, देन अल्फाबेट जो कि गूगल के ओनर है, एंड देन Amazon एंड टेस्ला। कंट्री वाइज अगर हम रैंकिंग देखें तो सबसे पहले यूएस 260 कंपनीज इसके अंदर शामिल हुई। सेकंड नंबर पे चाइना 35 कंपनीज, जापान 28 कंपनीज। इंडिया की क्या पोजीशन रही? इंडिया एंड कनाडा दोनों ही 5th पोजीशन पे थे। हमने इंडिया का तो देखा 5th पोजीशन, कनाडा भी 5th पोजीशन पे था। हमारी और कनाडा की 20 कंपनीज ईच इसमें शामिल हुई हैं। Then 3 Indian women on 2022 Forbes Asia's Power Businesswoman List। अब ये देखिए मोस्ट पावरफुल वुमेन नहीं है, पावर बिजनेस वुमेन लिस्ट है ये, एशिया की, वर्ल्ड की भी नहीं है, एशिया की पावर बिजनेस वुमेन लिस्ट फोर्ब्स की 2022 की। इसमें इंडिया से 3 फीमेल्स बिजनेस वुमेन शामिल हैं और इसमें रैंकिंग नहीं दी गई कुछ भी कि ये टॉप पे है ये बॉटम पे है, बस नाम शामिल किया गया। गजल अलग, सोमा मंडल और नमिता थापर। सो गजल अलग, सोमा मंडल एंड नमिता थापर। अब इनके बारे में देख लेते हैं। गजल अलग होनासा कंज्यूमर की को फाउंडर हैं, जो कि मामा अर्थ प्रोडक्ट है, एक पॉपुलर है कंपनी, डर्मा कंपनी, उसकी ओनर हैं। सोमा मंडल अभी हमने देखा ही था, सेल की फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन हो जाती हैं। नमिता थापर जो आप शार्क टैंक अगर फॉलो करते होगे तो उनको देखते होगे, एमक्योर फार्मा की ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। एंड देन लास्टली प्रियंका चोपड़ा among 4 Indians on BBC's 100 influential women list। सो BBC की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में 4 महिलाएं भारत से हैं, जिनमें प्रियंका चोपड़ा भी है। टोटल 4 इंडियन फीमेल्स इन दिस टॉप 100 या 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल विमेन एज पर BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। सो वो 4 महिलाएं कौन सी हैं? एक तो प्रियंका चोपड़ा हो गई, एक्ट्रेस, इनको आप जानते हो, प्रियंका चोपड़ा जोनस। देन गीतांजलि श्री, कौन? जिन्होंने क्या जीता? बुकर इंटरनेशनल बुकर प्राइज राधा। देखो बुकर प्राइज 2 होते हैं, अगर नहीं पता अभी तक मैं बता दूं। बुकर प्राइज में 2 कैटेगरीज होती हैं, एक जो ओरिजिनली इंग्लिश में ही नॉवल लिखी गई है और उसको बुकर प्राइज मिला, एक जो किसी और भाषा में लिखी गई है पर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और फिर उसको बुकर प्राइज मिलता है, तो उसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज कहा जाता है। सो इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है गीतांजलि श्री को, और उनकी ओरिजिनल बुक जो रेत की समाधि हिंदी में थी उसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, टूम ऑफ सैंड। देन थर्ड पर्सन जो कि इस लिस्ट में है सिरिशा बांदला, और यही सवाल मैंने आपसे स्टार्टिंग में किया था। शी इज द सेकेंड इंडियन बॉर्न वुमन आफ्टर कल्पना चावला टू गो इनटू स्पेस। इंडियन बॉर्न पे ध्यान दीजिएगा। वैसे टिल डेट 3 इंडियन फीमेल्स हैं जो कि स्पेस में जा चुकी हैं, लेकिन उसमें से एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स जो हैं अमेरिकन थी, है ना, उनका इंडियन डिसेंट था, बट शी वॉज बॉर्न इन अमेरिका, सो शी वॉज एन अमेरिकन ऑफ इंडियन डिसेंट, जो कि यूएसए में बर्थ। तो इंडियन बॉर्न 2 ही हुए हैं, कल्पना चावला और उनके बाद सिरिशा बांदला, और अदरवाइज अगर हम बोलें जो बॉर्न की हम बात नहीं करें, इंडियन ओरिजिन को बिलोंग करते हैं, तो 3 हो जाएंगे, सुनीता विलियम्स भी आ जाएंगे। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट इंडिसेस, रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स। आई रियली होप यू वुड हैव एंजॉयड लर्निंग, और जो भी पढ़ाया समझ में आया होगा, जो याद करने का था याद करने में मदद मिली होगी। एंड इफ़ यू हैव एनी फीडबैक डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। बाकी सारी इंपॉर्टेंट इन्फो मैंने दे दी है। अब एंड करते हैं एक थॉट के साथ जो कहीं ना कहीं हमें कभी ना कभी इंस्पायर या मोटिवेट या करेक्ट या हेल्प कर सकता है। यू कांट गो बैक एंड चेंज द बिगिनिंग, है ना। वी कैन नॉट गो बैक एंड चेंज द बिगिनिंग, बट यू कैन स्टार्ट वेयर यू आर एंड चेंज द एंडिंग। C.S. लुइस ने कहा है और बहुत खूब कहा है। हम में से ना कई लोग क्रिप करते हैं, बहुत लोग क्रिप करते हैं रादर, कि हमें पहले अगर ये मिल गया होता, गाइडेंस मिल गई होती, या हमारे फैमिली में ये प्रॉब्लम नहीं आई होती तो आज हम कहीं और ही होते, है ना। मेरी एग्जाम के टाइम तबीयत खराब नहीं हो गई होती तो आज मैं कहीं अच्छे मुकाम पे होता है, विच इज़ फाइन, एक्सेप्टेड। आपने डेफिनेटली जेन्युइनली वो प्रॉब्लम फेस की होगी, राइट। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल क्रिटिकल मोमेंट पे बीमार हो जाते हैं और उनके एग्जाम्स छूट जाते हैं, या वो एडमिशन लेने के बाद भी उनको ड्रॉप आउट होना पड़ता है, कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत पुअर होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ब्राइट होते हुए भी कहीं कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं, राइट। सो बहुत से रीजंस की वजह से आज हम जिस मुकाम पे पहुंच सकते थे नहीं पहुंच पाए। वो सबके साथ होता है, इट इंक्लूड्स मी ऑल्सो। मुझे भी लगता है हमें प्रॉपर गाइडेंस अगर उस समय मिली होती तो शायद हम कहीं और होते। हालांकि हमारी फैमिली अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है हमें बेस्ट पॉसिबल प्रोवाइड करने का, बट फिर भी फॉर वॉट एवर रीजंस हम नहीं पहुंच पाए। तो क्या हम वापस जाकर के उस चीज को चेंज कर सकते हैं? नहीं, जो हो गया वो हो गया। वी कैन नॉट चेंज द बिगिनिंग, राइट, बट वॉट कैन वी चेंज? वी कैन चेंज द जर्नी अहेड।
हम आज से, अच्छा आज आप उस पोजीशन पे नहीं हो, पर आज जहां भी हो वहां से तो आगे बहुत अच्छी जगह जा सकते हो ना। लाइफ हैज नॉट स्टॉप्ड। आई एम इन माई लेट 30s और मैंने थोड़े सालों पहले ही वापस से अपना करियर शिफ्ट किया है, राइट। कुछ लोग अपने लेट 60s में अपना करियर शुरू करते हैं, राइट। तो देर इज नेवर दिस थिंग कि आपके साथ जो भी हो गया वही आपको जीवन भर कैरी ऑन करना है। अगर आप ऐसा करें तो आप सिर्फ एक्सक्यूजेस की शैडो में जी रहे हैं। यू हैव दिस पावर, यू हैव दिस चॉइस कि आज से आप क्या करेंगे कि आप आगे के समय को बेस्ट बना सकें। मैं कभी आज तक जल्दी नहीं उठ सकता था, मेरे से होता ही नहीं है, तो क्या ये मतलब है कि फ्यूचर में भी कभी नहीं हो पाएगा? Change requires you to change. So you can start from where you are and change the ending. जहां भी थे, जो भी हुआ, forget that. आज से, अब से, अभी से क्या करें कि आगे बहुत अच्छा कर जाएं, उस पर फोकस कीजिए। बायगॉन्स आर बायगॉन्स, ठीक है। ऑन दिस थॉट आई सीक योर लीव। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत ही जल्दी। 6 मंथ्स करंट अफेयर को कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद ऑफ कोर्स स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी पे वापस लौटेंगे। That's my promise. I'll be working on it. Take good care. Bye-bye.